डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, रोमन डिमिट्री उस सदर्न टॉम में चला जाता है जहां पर वल्हाला के सारे सीक्रेट्स होते हैं, और वहां पर उसे पता चलता है कि जो यहाँ का पहला किंग था वो क्रोनोस के सामने हार गया था, और वो एक सीक्रेट पार्टनरशिप में थे जहां पर वो दोनों ही बेनिफिट में होते हैं और एक दो बहुत ही प्रोमिनेंट एम्पायर्स बन जाते हैं। लेकिन अब रोमन को ये देखना था कि जो इससे लास्ट किंग था वो आखिरकार किंग बना कैसे था, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था, वो कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं था, तो आखिरकार उसे ही राजा क्यों बनाया गया। अब आगे रोमन ध्यान से उस पुरानी और घिसी हुई किताब को पढ़ने लगता है। वो पन्ने पलटता है जहां उसे कॉर्टेस वल्हाला के सबसे बड़े बेटे का इतिहास और क्राउन प्रिंस जीसस वल्हाला से जुड़े हुए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और उस एंशिएंट टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था कि जैसे ही जीसस वल्हाला जो कि सबसे बड़ा बेटा था, उसने जैसे ही तलवार को पकड़ा था उसका मैना एक्टिवेट हो गया था, जो कि बहुत ज्यादा अबनॉर्मल था, और प्रिंस को भी और किंग को भी यकीन हो गया था कि यही वो इंसान है जो कि वल्हाला का किंग बनेगा, जो वल्हाला का एक वर्दी किंग बनने के लायक है। और ये बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स थे जो कि पास्ट एम्परर ऑफ वल्हाला में देखे गए थे, और जीसस वल्हाला की ये डेस्टिनी थी कि वो एक महान राजा बनेगा। ऑन रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा हुआ था कि वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन अच्छा नहीं था, मिलिट्री टैक्टिक्स में भी वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। जहां पर एक इंसिडेंट लिखा हुआ था जहां पर जीसस वल्हाला के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट के साथ एक मॉक बैटल प्ले करता है, जहां पर 3 घंटे के बाद वो जीत जाता है। और एंशिएंट टेक्स्ट इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि कैसा उसका मीटियोरिक राइज था। जब ये सब कुछ हो रहा था वो बस और बस 15 साल का था। और तो रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा हुआ था कि जीसस के पास एक बहुत ही कीन आईसाइट थी, जिससे वो लोगों के टैलेंट को पहचान लेता था, और उसे बिल्कुल पता होता था कि किस इंसान को क्या पोस्ट देनी है और किस इंसान के टैलेंट को कैसे और ज्यादा सपोर्ट देना है ताकि वो और अच्छे काम कर सके। और इससे पहले कि वो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में पहुंचता, हर एक नोबल, हर एक ब्यूरोक्रेट वहां पर उसके सपोर्ट में आ गया था, चाहे वो कितना भी सेल्फ सर्विंग क्यों ना हो, वो सब जीसस को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि वो बहुत ही टैलेंटेड था, वो राजा बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शॉकिंग बात उससे आगे आती है। इसी वजह से उसी अनवर्दी कहकर मार दिया गया था। मारा किसने वो क्लियर नहीं है, लेकिन राजा ने उसे अनवर्दी डिक्लेयर किया और फिर वो मर गया। और ये चीज रोमन को भी ज्यादा समझ नहीं आती है कि आखिरकार अगर वो परफेक्ट था तो उसका इतना ट्रेजिक एंड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज रोमन के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा एक जनरेशनल टैलेंट था, वो परफेक्ट था, और फिर उसे ही एग्जीक्यूट करवा दिया गया। लेकिन क्यों? उसके बाद रोमन वहां पर पेज फ्लिप करता है ताकि वो कॉर्टेस वल्हाला के 14th सन पर जा सके, जो कि इससे पहले वाला किंग था, जिसे आगे जाकर लोग टायरेंट किंग के नाम से जानते थे। और ये जीसस वल्हाला से बिल्कुल ऑपोजिट था। ये बचपन से, मतलब जब से पैदा हुआ था तब से बहुत ही वीक और फ्रेजाइल था। वो इतना कमजोर था कि वो एक तलवार भी नहीं उठा पाता था। और तो और 14th सन स्टर्न वल्हाला, उसके अंदर कोई डिजायर भी नहीं थी कि उसे राजा बनना है। ये बाकी के 13 प्रिंस से बिल्कुल अलग था, जो कि बिल्कुल डेस्परेटली ट्राई करते थे कैसे ना कैसे वो राजा की नजरों में आ जाए, जहां पर ये बिल्कुल अलग रहता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह था, जो कि एक पैलेस की मेड थी, उसे अपनी जगह पता थी, और हर एक पैरामीटर के हिसाब से वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, बल्कि बिलो एवरेज था। और इसके बाद एंशिएंट टेक्स्ट में आगे लिखा होता है कि बाय ऑल मीन्स वो राजा बनने के लायक नहीं था, और इसी रीजन की वजह से उसके फादर ने, मतलब किंग ने, उसे नेक्स्ट किंग बना दिया था। कि ना तो राजा बनना चाहता है, ना ही उसमें कोई क्वालिटीज है। लेकिन क्यों एक राजा, एक देश का राजा जानते हुए ऐसे इंसान को राजा क्यों बनाएगा? और ये देखकर रोमन हैरान रह जाता। उसे लगा था कि कॉर्टेस वल्हाला के रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसे और सवाल मिल जाते हैं। इसके बाद 14th सन स्टर्न वल्हाला के पर्सनल रिकॉर्ड्स को चेक करता है, और जैसे ही वो 14th प्रिंस स्टर्न वल्हाला के पेजेस को या बुक को ओपन करता है, उसकी फ्रेंटिक राइटिंग उसके मुंह पर आकर लगती है। उसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा केओटिक था, डरा हुआ था। और उसमें पहला इंस्टेंट बहुत ज्यादा चिलिंग था कि वो जब भी सोकर उठता था कोई ना कोई मरा हुआ
जानवर वहां पर उसके गद्दे के नीचे मिलता था। वो जैसे ही सोकर उठता था हर रोज ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा था, उसके पूरे बेड पर खून होता था। और वो बताता है कि जब से मैं बिना मर्जी के वहां पर राजा बना था, उसकी मर्जी भी नहीं थी, वो बनना भी नहीं चाहता था, तब से ड्रेडफुल और हॉरिफिक इंसिडेंट होते ही रहते थे। और एंट्रीज बहुत जल्दी वहां पर पैरानोया और तो और हेलुसिनेशंस में बदल जाती हैं कि किंग को अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, महसूस हो रही थी। उसे खाते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अजीब सी चीज खा रहा है। उसके मुंह का एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर तुम देख सकते हो कि उसके मुंह में क्या है। और तो उसे लग रहा था कि जब वो पानी पी रहा है तो वो तेल पी रहा है। और उसकी राइटिंग से पता चल रहा था कि वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि राजा बनना ये होता है तो मैं कभी राजा बनता ही नहीं, मैं मरना पसंद करता। और ये खाने के इंसिडेंट उसे पहले बस ऐसा लग रहा था यार हो सकता है एक बार हो गया हो, दो बार हो गया हो, लेकिन ये बार बार होती रहती थी। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि राजा जो कि सबसे पावरफुल इंसान होना चाहिए था, वो खाते वक्त भी सोच रहा है और उसके सर्वेंट पीछे खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं। और इसके बाद स्टर्न वाल्हल्ला की राइटिंग बहुत ज्यादा फ्रेंटिक हो जाती है और वो एक्सप्लेन करता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 24 घंटे मुझे देख रहा है। और वो बताता है कि उसकी हर एक रात ऐसे ही डर में बीतती थी कि जैसे कोई अभी दरवाजा खोलकर उसे देख रहा है। उसके बहुत ही ज्यादा घटिया और हिडियस एक्सप्रेशंस हैं। जबकि वहां पर जो रॉयल गार्ड्स है वो कहते थे कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उसे वो आंख, वो गंदी स्माइल दिखाई देती थी। और उसने अपने आखिरी पेजेस में ये लिखा था जहां पर बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था, वो कहता है कि मैं हर एक इंसान को मार दूंगा जो भी मुझे ये सारे के सारे टॉर्मेंट्स दे रहा है। और इसके बाद उसकी बुक वहीं पर खत्म हो जाती है और रोमन रिफ्लेक्ट करता है कि ये असली सच था। जिस राजा को सब लोग टायरेंट कहते थे, एक जल्लाद कहते थे, उसका ये सच था। वो अंदर से कितना डरा हुआ था। अब रोमन ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ लिया था, लेकिन उसे अब पता था कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक था उसके बारे में रोमन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और रोमन को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि स्टर्न वाल्हल्ला 14th प्रिंस और वाल्हल्ला का फॉर्मर किंग बस और बस एक ब्रोकन पपेट था। और जैसे ही ये रिबेलियन शुरू हुआ उसके सो कॉल्ड मास्टर ने उसे अबैंडन कर दिया था। अब रोमन डिसाइड करता है कि चाहे ये सच कब तक भी छुपा रहे, मुझे बस और बस एक चीज पता करनी है कि आखिरकार इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। फाइनली रोमन उस हैवी शैडोज के टूम से बाहर आता और लोग वहां पर चीयर कर रहे थे रोमन के लिए। और रोमन के लिए चीयर तो कर रहे थे, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे क्या रोमन को ट्रू एनलाइटमेंट मिली, क्या वहां पर जाकर उसे वो नॉलेज मिली जिसके लिए वो वहां पर गया था। अब ये सारी की सारी भीड़ तो दूर थी, लेकिन वहीं पर टूम के सबसे पास जहां पर रोमन निकल कर आता है वहां पर किंग वीटो वहीं पर खड़े थे। वो रोमन का वेलकम करते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें वो मिला जो ढूंढने के लिए तुम वहां पर गए थे। और रोमन कंफर्म करता है कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। और किंग वीटो एक बहुत ही पोलाइट और ग्रैंड फादर फिगर की तरह उससे पूछते हैं और बताते हैं कि मुझे पता है कि वाल्हल्ला का पास बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। और बताता है कि मैं भी उतना ही शॉक था जितने तुम हो जब मैंने पहली बार देखा था कि यहाँ पर क्या है और वाल्हल्ला की हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इन मैटर्स को प्राइवेटली जाकर डिस्कस करना चाहिए, मेरे क्वार्टर्स में चल सकते हैं, वहां पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन रोमन वहां पर बहुत ही कोल्डली कहता है कि मुझे वहां पर नहीं जाना है। और रोमन कहता है कि मैंने जितना ज्यादा डीपर इन सारे के सारे कागजों में देखा, मैं उतना ही श्योर होता चला गया कि ये सारी की सारी ट्रेजेडीज, सारी की सारी मिस हैपनिंग्स कौन कर रहा था, और वो भी शैडोज में छुपकर। और वो बहुत ही कोल्डली किंग वीटो को उसके पुराने नाम से बुलाता है, ड्यूक वीटो। और रोमन बिल्कुल उसके सामने चला जाता है, उसकी आंखों में देखता और कहता है कि तुम वो एक इकलौते इंसान हो जिसे इन सारी चीजों से फायदा हुआ है और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम उस पोजीशन पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारे जैसा इंसान कभी पहुंच ही नहीं पाता। और अब इस अनडिनाइबल ट्रूथ में फंसने के बाद ड्यूक वीटो का सारा फसाड कि वो बहुत ही ग्रैंडफादर लाइक फिगर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइट है, वो सब कुछ उतर जाता है। उसके मुंह से एक डार्क लाफ्टर निकलती है जो बताता है कि आखिरकार किसी को तो पता चला, कोई तो इतना स्मार्ट है जो मेरा मुकाबला कर सके। और उसके बाद रोमन को गाली देने लग जाता है कि मुझे ये बता कि आखिरकार तुझे पता कैसे चला कि ये सब कुछ मैंने किया है। रोमन की तरफ देखकर स्माइल करता और कहता कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्लान को कोई भी डिसाइफर कर पाएगा, किसी को कभी पता भी चलेगा। और ड्यूक वीटो दोबारा से पूछता है कि इतनी फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन के बाद भी तुम्हें कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ। और रोमन को उसके मेनेसिंग ऑरा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब रोमन फायर बैक करता है और उसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने उस 14th प्रिंस को जो सबसे कमजोर था उसे ही राजा क्यों बनाया।
और इसके बाद ड्यूक वीटो हंसने लग जाता, उसके आसपास से मैजिक निकलता और कहता है कि ये मेरा मास्टर प्लान था। और कहता है क्योंकि स्टर्न वल्हाला वो एक इकलौता ऐसा इंसान था जो कि पब्लिक का एनिमी बन सकता है, जिसके बाद मैं एक हीरोइक अपीयरेंस के साथ लोगों के दिलों में अपना राज बिठा लूंगा। और जब वो इतनी डीप रिजेंटमेंट के साथ सामने आएंगे तब मैं उनका हीरो बन पाऊंगा। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं कभी भी राजा बन पाता? मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। और वो बताता ही कैसा मेरा प्लान फाइनली एग्जीक्यूट हो पाया था। जैसे ही सैंचेज ने किंग को बताया था कि वहां पर एक रिबेलियन शुरू होने वाला है, वो वैसे ही डिस्पेयर में चला गया था। वो ब्लैक मैजिक से बिल्कुल सराउंड हो गया था, कंज्यूम हो गया था, जो कि मैं चाहता था, जो मैंने प्लान किया था। लेकिन वो कहता है कि बस एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, अकाउंट नहीं किया था, और वो थे तुम। और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परफेक्ट प्लान बस ऐसे ही तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन फिर रोमन उससे पूछता है कि अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे प्लान को डिस्कवर करूं तो मुझे अंदर जाने की परमिशन क्यों दी? और अचानक से वीटो के पीछे एक डार्क फिगर आ जाता है जिसकी रेड आईज होती हैं। और ड्यूक वीटो कहता है कि ये बस अम्यूजमेंट के लिए था, मैं बस उसे खुश करना चाहता था जिसे मैं सर्व करता हूँ। और उसे कहता है कि जैसे कि स्टर्न वल्हाला ने किया था, जो जितने ज्यादा डेस्परेटली ये ट्राई करता है कि वो मेरा गुलाम नहीं बनेगा, और जब वो मेरा गुलाम बनता है मुझे उतना ही मजा आता है जैसे तुम मेरे गुलाम बनोगे। और उसके बाद ड्यूक वीटो रोमन को चैलेंज करने लग जाता है कि अब तो तुम्हें सच पता चल चुका है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम कुछ कर भी पाओगे? और उसके बाद ड्यूक वीटो पॉइंट आउट करता है कि वहां पर देखो कितनी सारी भीड़ है, और उसे देखने के लिए कहता है कि सबको देखो। और वो हंसते हुए अपने आप को एब्सोल्यूट हीरो ऑफ वल्हाला डिक्लेयर कर देता है, जिसने वल्हाला के वॉरियर रोमांस को दोबारा से एस्टैब्लिश किया था। वो चीज जहां पर वॉरियर लड़ते हैं और एक विलन को हरा कर दोबारा से जीत जाते हैं, दोबारा से अपने आप को रिस्टोर करते हैं, अपने एम्पायर को रिस्टोर करते हैं। मैं इनका ट्रू हीरो हूं। वो अपने चेहरे पर एक उंगली लेकर आता और कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हमारे आसपास एक मैजिकल बैरियर है जिससे हमारी एक भी बात यहां से बाहर नहीं गई है। और अब तुम क्या ही करोगे? तुम इन सब के सामने मुझे मार तो सकते नहीं हो, वरना तुम पूरे पूरे वल्हाला के दुश्मन बन जाओगे। और रोमन को कहता है कि तुम जैसा समझदार इंसान जो कि सच्चाई तक पहुंच चुका, उसे समझ में आ ही रहा होगा कि वो किस ट्रैप में फंसा हुआ है। इससे पहले कि मैं तुम्हें आगे बताऊं कि क्या होता है, प्लीज कमेंट करना कि तुम्हें क्या लगता है रोमन क्या करेगा। क्या वो उसे ऐसी जाने देगा, बाद में संभालेगा, या अटैक करेगा? रोमन उसके सारे के सारे एरोगेंस को शैटर कर देता है जब उसका हाथ उसके सर की तरफ जाता है, उसके सर को जकड़ देता और कहता है कि तू एक बात भूल गया है। और अब उसके चेहरे से पसीने आने लग जाते हैं और कहता है कि वो क्या चीज है। अब रोमन के आसपास एक बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल पर्पल ऑरा होता है। रोमन एक स्माइल के साथ कहता है कि तूने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। और इससे पहले कि वीटो रिएक्ट कर पाता, उसका सर उड़ा देता है एक तरबूज की तरह। और इसी के साथ ड्यूक वीटो की एम्बिशन, उसका डार्क पास्ट, प्रेजेंट, उसके सारे के सारे टैक्टिक्स, सारे प्लान वही धरे के धरे रह जाते हैं। और रोमन कहता है कि तूने एक गलती ये की थी, एक मिसकैलकुलेशन ये की थी, तू ये भूल गया था कि मुझे विलन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैदा ही एक विलन हुआ था।